सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू डॉक्टर विकास फार्मेसी चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम नेज़ल ड्रग डिलीवरी के अंतर्गत आने वाले काफ़ी पॉपुलर एक प्रोडक्ट जो कि इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है नेज़ल स्प्रे के बारे में जानेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम कवर करना देखेंगे कि हमारी जो नेज़ल कैविटी है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ पर नेज़ल स्प्रे के माध्यम से मेडिकामेंट्स दवाएँ को हमारे शरीर के अंदर पहुँचाया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 8 पार्ट्स, जिसमें कि फ्रंटल साइनस, फिर मिडिल साइनस, इंफीरियर नेज़ल कॉन्का, एक्सटर्नल अपना नेरिस, इसके बाद नेजोफेरिंक्स, देन इंटरनल नेरिस स्फेनॉइड। ऐसे करके टोटल मिलाकर के 150 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है हमारी नेज़ल कैविटी, जो कि एक हमारे शरीर में दवा को पहुंचाने के लिए काफ़ी एक कारगर माध्यम है, कारगर रूट है। जो एक विशेष बात है वो है म्यूकस लेयर की, जो कि हमारे जो एरिया इंटरनल नेरिस जिसे कहते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं और वहाँ पर एक मॉइस्ट सब्सटेंस यानी जिसे म्यूकस कहा जाता है लगातार रिसाव होता रहता है और कंटिन्यूसली ये म्यूकस लेयर हमारी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे नेज़ल कैविटी एरिया में एक मॉइस्चर बना रहता है और इसी की वजह से वहाँ पर सरफेस एरिया भी ज़्यादा होने की वजह से मेडिकामेंट और एपीआई का एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छी तरह से और फास्ट होने के चांसेस होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ प्रेफरेबल रूट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि माइंड में, जब ओरल रूट, पेरेंट्रल रूट, इतने इस तरह के रूट्स हैं दवाओं को पहुंचाने के लिए, तो फिर नेज़ल स्प्रे की क्या कारगरता है, आखिर क्यों ये बाज़ार में है, जबकि पेशेंट कंप्लायबिलिटी इसमें उतनी नहीं है। मतलब नाक के ज़रिए अगर आप कुछ दवा अपने शरीर में पहुँचाने की कोशिश करें तो थोड़ा कष्ट होता है। तो उसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न है वो है एक्चुअल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का और एक किस्म का ड्रॉबैक है। दूसरा ये कि जब हमारे ओरल रूट से अगर हम लेते हैं तो डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फिर रक्त में पहुंचना, फिर दवा को साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचना, इन सब में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और अगर हमें साइट ऑफ एक्शन हमारा लंग्स है या ब्रेन है तो उसके लिए नेज़ल रूट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसके बाद जो एब्जॉर्प्शन एडीएमई का जो डिलेड प्रोसेस है वो बच जाता है। तो कुल मिलाकर के फास्ट एक्शन होता है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना नहीं चाहता, पर आपको समझाने के लिए थोड़ा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो कि नेज़ल के थ्रू ही उसे लेते हैं और वो बहुत तेज़ी से नशा करती है। दैट इज़ अ सिंपल फिनोमिनन। I know that I should not use this example, but it is much more simpler tool to explain you. So आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नेज़ल स्प्रेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वो ये कि नेज़ल स्प्रे जो है वो बेसिकली कई तरह के सेगमेंट, जिसमें कि थेरापेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव, मॉडिफायर, विस्कोसिटी मॉडिफायर, इमल्सीफायर, बफरिंग एजेंट सबका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मीटर्ड एक वैल्व, उसमें कह सकते, वैल्व नहीं कह सकते, वैल्व तो बेसिकली एरोजोल में होता है। एक मीटर्ड सेगमेंट होता है जहाँ पर एक सीमित मात्रा का जो डोसेज है वो स्प्रे के माध्यम से पहुँचाई जा सकती है और इसका जो डिस्चार्ज है वो सिर्फ सिंपल पंप से, एक मतलब प्रेस करके जो कंटेनर है, जो कंटेनर आप अभी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं, ऐसे प्रेस करके आपको इस्तेमाल करना है, जिससे कि मेडिकामेंट डायरेक्टली हमारे नेज़ल कैविटी से होते हुए लंग्स एंड अदर साइट ऑफ एक्शन जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाता है। फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली सॉल्यूशन फॉर्म एंड सस्पेंशन फॉर्म दोनों में ही नेज़ल स्प्रे के मेडिकामेंट्स को बनाया जा सकता है। सस्पेंशन इन द सेंस कि जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल नहीं हैं उनको सस्पेंशन का डोजेज फॉर्म बना करके विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट नेज़ल स्प्रे में से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा डेफिनेटली चूँकि डायरेक्टली इट इज़ गोइंग इनटू द लंग्स एंड नेज़ल कैविटी, तो स्टेराइल होना बहुत ज़रूरी है। नेबुलाइज़र की एक मदद ली जाती है। इसके बाद जो एक कंस्ट्रक्टिव इलस्ट्रेटिव डायग्राम आप इधर देख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 6 to 7 पार्ट्स, जिसमें कि डस्ट कैप है, एप्लीकेटर है एंड पंप है एंड इट्स अ बॉटल जिसमें कि मेडिकामेंट भरा। सो जस्ट बहुत ही सिंपल इसकी एक कंस्ट्रक्टिव असेंबली है, जिसमें कि मेडिकामेंट को फिर करके नेज़ल कैविटी के इस्तेमाल में किया जाता है। अब देखेंगे बेसिक कंपोजिशंस ऑफ नेज़ल स्प्रे। सबसे पहले हमारी नेज़ल कैविटी एंड म्यूकस के हिसाब से पीएच को एडजस्ट करने के लिए बफर्स इसमें लगते हैं। सॉल्युबलाइजर उन एपीआई यानी कि ड्रग्स में लगते हैं ज़्यादातर जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं।
इसके बाद डेफिनेटली प्रेजर्वेटिव बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंटामिनेशन का, माइक्रोबियल कंटामिनेशन का खतरा हो सकता है। और ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज एंड फंजाई लाइक सुडोमोनास एर्गिनोसा एंड वेरियस अदर फंगस एक प्रॉब्लम कर सकते हैं हमारे नेज़ल कैविटी में। और प्रेजर्वेटिव का नेज़ल प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जैसा भी हमने जाना कि नेज़ल कैविटी में म्यूकस की वजह से मॉइस्चर बना होता है, तो ऐसे में बैक्टीरियल ग्रोथ एंड फंगल ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्रेजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। इसके बाद ह्यूमेक्टेंट्स। देखिए, ह्यूमेक्टेंट्स का जो हिंदी अनुवाद है वो मतलब ये कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो कि मॉइस्चर यानी नमी को बनाए करके रखते हैं। मतलब एक किस्म का ये कह सकते हैं हम, इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइज़र। इसके बाद सर्फेक्टेंट्स इस्तेमाल होंगे फॉर सस्पेंडिंग एज अ फॉर्म ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट और सॉल्युबलाइजेशन करने के लिए। बायोडेशन पॉलीमर्स एंड पेनिट्रेशन एनहांसर उन केसेस में ज़्यादा हैं जब हमें ब्रेन टारगेटिंग करनी हो, क्योंकि नेज़ल के बाद भी हमें ब्लड ब्रेन बैरियर का साइनस ऑल्फैक्टरी लोब के थ्रू एक ब्लड ब्रेन बैरियर उतना क्रिटिकल नहीं होता है, पर स्टिल ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर ड्रग्स को हमें पार कराना है तो हमें पेनिट्रेशन एनहांसर की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइक अदर जो मेडिकेशंस हैं जो कि ब्रेन टारगेटिंग है, उसमें पेनिट्रेशन का एनहांसर है। बाकी नॉर्मल जो लंग्स के लिए हमें तो ये चाहिए है मेडिकेशंस, उसमें पेनिट्रेशन एनहांसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेज़ल स्प्रे के जो कंटेंट्स हैं उसके बाद उसका आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसमें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। और सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जितने भी हमें बफरिंग एजेंट, प्रेजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, ह्यूमेक्टेंट सब एंड ड्रग्स सबको मिक्स करना है, जिसका सॉल्यूशन फॉर्म में तैयार कर लेना है। नथिंग देयर इज़ मच क्रिटिकल जो कि स्टेप बनाने के लिए, इसलिए डायरेक्टली वी केम टू द कैरेक्टराइजेशन। नेज़ल स्प्रे का सॉल्यूशन बनने के बाद उन्हें इन कुछ पैरामीटर्स पर टेस्ट करना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ द पीएच, इसके बाद ऑस्मोलैलिटी, विस्कोसिटी भी बहुत ज़रूरी है, इम्प्योरिटी, प्रिजर्वेटिव, स्प्रे कंटेंट। अब स्प्रे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो ड्रॉपर है या फिर जो कंटेनर है, ये पर्टिकुलर कंटेनर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जितना भी मेडिकामेंट भरा हुआ है, ये फर्स्ट स्प्रे से लेकर के लास्ट स्प्रे तक कम्प्लीटली यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्पेशली इन द केस ऑफ सस्पेंशंस। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए स्प्रे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करना बहुत ही सिंपल है। एक बार का स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद उसे हम किसी एक ऐसे पर्टिकुलर सब प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, जैसे लाइक पेपर्स है, या एक उसके बाद स्प्रे को हम एक पर्टिकुलर टॉप नॉच उसमें छोटे कंटेनर में कलेक्ट करके रख लेंगे। और उसके बाद जो स्प्रे हुआ है मेडिकामेंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके हर एक पर्टिकुलर स्प्रे में बराबर और समान कंटेंट जो ड्रग का है वो आ रहा है, उसको टेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद है ड्रॉपलेट साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रॉपलेट साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस के जो पर्टिकुलर ओरिफिस है, जहाँ पर एप्लीकेटर के माध्यम से एक छोटे से, ये जो टिप आप देख रहे हैं, ये छोटा सा छिद्र होता है, ओरिफिस होता है, इसका डायमीटर भी होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्प्रे। तो उस ओरिफिस से जो ड्रग है वो प्रॉपर क्वांटिटी में बाहर आ रही है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही एक पॉइंट है जहाँ पर कि ड्रग मेडिकामेंट्स रिलीज़ होते हैं। तो उसके लिए ड्रॉपलेट साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है स्प्रे पैटर्न कैसा आ रहा है, इसके बाद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ सस्पेंशन। इसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन के ऊपर। ये स्क्रीन के ऊपर आप जो कंटेनर्स देख रहे हैं, ये एप्लीकेटर नेजल स्प्रे के लिए होते हैं। ये बहुत कुछ ये एरोजोल की तरह हमें दिखाई भी देता है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो आपको माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो ये कि एरोजोल्स में बेसिकली प्रोपेलेंट होता है, जो कि मेडिकामेंट को प्रोपेल करते हुए गैसियस फॉर्म में एक प्रेशर, वेपर प्रेशर से जनरेट करते हुए मेडिकामेंट को साइट ऑफ एक्शन तक रिलीज़ करता है। एरोजोल चाहे इनहेलर के रूप में हो, चाहे टॉपिकल हो, या फिर रोज़मर्रा के उसमें आप डिओड्रेंट वगैरह देखते हैं। नेज़ल स्प्रेज में प्रोपेलेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारी नेज़ल कैविटी किसी भी प्रकार के गैसियस सब्सटेंसेस एंड एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स उसको बियर अप नहीं कर सकते। इसलिए नेज़ल स्प्रे का जो कंस्ट्रक्शन है कंटेनर का, वो इस तरह से किया जाता है कि बस आप उसे प्रेस करना है इस एरिया में, और जो अपर्चर है, ओरिफिस है, वो जेट नोजल सिस्टम से करते हुए मेडिकामेंट को नेज़ल कैविटी के अंदर रिलीज़ कर देगा। इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, इसमें कुछ विशेष ऐसा टेक्नोलॉजी है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो भी एप्लीकेशन लगता है स्प्रे करने के लिए डिस्पर्जन का, वो कम्प्लीटली बाय फोर्सिंग द फॉर्मुलेशन नेज़ल एक्चुएटर के थ्रू कर सकते हैं। ये सिंपली है, मतलब कुल मिलाकर के बड़े सीधे शब्दों में अगर हम समझें तो एक बॉटल है, उसके जो नेक्स्ट साइड है उसे हमें प्रेस करना है
एंड प्रेस करते ही नेज़ल कैविटी में हमारे मेडिकामेंट चला जाएगा। सो देयर इज़ ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, ऐसा कोई एक्सिपिएंट नहीं है जो कि प्रोपेल करते हुए एक्टिव इंग्रेडिएंट को नेज़ल कैविटी में लेकर के आए। इसके बाद नेक्स्ट द फॉर्मुलेशन, जो कंटेनर क्लोजर सिस्टम है वो बेसिकली प्लास्टिक्स एंड ग्लास के प्लास्टिक्स के ही ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। ग्लास कंटेनर्स को नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें प्रेस नहीं किया जा सकता, एंड सेकेंडली बिकॉज दे आर फ्रेजाइल एंड ब्रिटल भी होते हैं तो वो प्रेफर नहीं किए जाते हैं। हालांकि प्लास्टिक के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि लीचिंग हो सकती है और रिएक्शन हो सकता है बिटवीन प्लास्टिक एंड जो उसके अंदर कंटेंट हमारा फिल है नेज़ल स्प्रेस का, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ द कोटिंग्स लाइक विनाइल एपॉक्सी एटसेट्रा, इस तरह की कोटिंग करने के बाद कंटेनर्स को सेव कर लिया जाता है और इस तरीके से उनका स्प्रे होता है। तो गाइज़ ये था नेज़ल स्प्रे के ऊपर एक शॉर्ट ब्रीफ वीडियो जिसमें कि हमने जो डिटेल्स कवर करेंगे एक बार हम उसको फिर से चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव अंडरस्टैंड द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द नेज़ल एरिया जहाँ से करना है। इसके बाद वाई नेज़ल स्प्रे आर प्रेफर्ड, मीन्स नेज़ल स्प्रे की क्या ऐसी खास बात है पेशेंट कंप्लायंस ना होने के बावजूद भी। इसके बाद हमने एक इंट्रोडक्शन देखा, देन फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीज़ें हमारी बेसिक कंपोजिशंस में है वो हमने देखा। इसके बाद कैरेक्टराइजेशन के कौन कौन से टेस्ट हैं एंड एप्लीकेशन कैसे किया जाता है ये देखा, एंड कंटेनर्स कवर किए। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऑन दी वेरियस एसेंशियल टॉपिक्स सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।